हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जनरल स्टडी टीवी में। उम्मीद करते हैं सारे लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम लोग यूरोपियों का आगमन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग आधुनिक भारत के बारे में जान चुके हैं कि क्या आधुनिक भारत के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो यूरोपियों के आगमन पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग देखेंगे कि यूरोपीय भारत में आना क्यों चाह रहे हैं। तो यूरोपीय आना इसलिए चाह रहे हैं कि दोस्त, इससे पहले भारत और यूरोप के बीच व्यापार होता था। जो ये आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इससे पहले भी भारत में व्यापार होता था भारत और यूरोप के बीच। आपको पता होगा रोमन साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य यूरोप में था और भारत में था। बहुत पुराना सभ्यता था, तो वो सब के बीच व्यापार होता था। तो उसी समय से व्यापार भारत और यूरोप के बीच होते आ रहा था। लेकिन एक दिक्कत हो जाता है दोस्त, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया नाम का जगह है तुर्की में, और वहाँ पे अरबों का आक्रमण हो जाता है। वहाँ पे ओटोमन साम्राज्य जो है धीरे धीरे फैलते फैलते वो तुर्की तक पहुँच जाता है और कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लेता है 1453 ईस्वी में। तो 1453 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया पर पतन कर लेता है और अरब का आक्रमण हो जाता है, तो ये व्यापार जो है स्थल मार्ग से जो भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार हो रहा था वो बंद हो जाता है। ये लोग बंद कर देता है। ये लोग यूरोपियन को बोलता है कि भाई तुम लोग को यहाँ से व्यापार करने नहीं दिया जाएगा। अब ये लोग के पास एक परेशानी हो जाता है। ये लोग व्यापार के बिना मसाला, जो भारत का मसाला का स्वाद लगा हुआ था यूरोपियन को, वो लोग कैसे रह पाएगा बिना भारतीय मसाला के भी। और जो भारतीय सूती वस्त्र था जो पूरा यूरोप के घर घर में फैला हुआ था, तो उसके बिना वो लोग कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे जीवित रह पाएगा। चाहे जीवित तो रह लेगा, लेकिन फिर भी उसको आशा था कि भारत से हमको व्यापार करना है। तो ये लोग परेशान थे कि क्या किया जाए, कोई उपाय खोजा जाए, नया रास्ता ढूंढा जाए भारत जाने का। तो वो नया रास्ता ढूंढने के चक्कर में ये लोग समुद्र का अध्ययन करना, उस समय समुद्र का अध्ययन 1450 के ईस्वी के आसपास समुद्र के बारे में जानकारी जुटाया जाता है और बहुत सारा जहाज बनाया जाता है। पानी वाला जहाज बनाने का निर्माण कार्य उसी समय बहुत ज़्यादा होता है। और उसी में दो देश सबसे पहले आगे निकल कर आता है, एक पुर्तगाल और एक स्पेन। और जिसमें सबसे पहले स्पेन प्रयास करता है भारत को के लिए खोजने के लिए, और कोलंबस नाम के व्यक्ति को भारत के खोजने के लिए वो भेजता है। और कोलंबस वो सोचता है कि धरती तो गोल ही होगा, अगर मैं यहाँ से पश्चिम की ओर भी निकलूंगा तो मैं भारत पहुँच जाऊँगा। तो वो यहाँ से निकलता है यूरोप से और पश्चिम की ओर निकलता है। तो उसके बाद आगे जाते हुए उसको पता चलता है कि एक इलाका नजर आया, धरती नजर आया है, माने एक लैंड एरिया, स्थल चीज नजर आया है। तो वो उसको पता चलता है कि यहाँ भी तो मसाला मिल रहा है, लेकिन यहाँ जो लोग हैं वो भारतीय जैसे लोग नहीं है। इसीलिए वहाँ का जो जनजाति था उसको रेड इंडियन नाम दे दिया जाता है, काहे कि ये लोग इंडिया को ही खोजने निकले थे और इंडिया से ही परिचित थे, भारतीय लोग से परिचित थे। लेकिन यहाँ के लोग बहुत माने गोरे थे, रेडिश टाइप के, लाल लाल थोड़ा सा दिखते थे। तो ये लोग का नाम धर देता है ये लोग रेड इंडियन। और 1492 ईस्वी में कोलंबस जो है स्पेन इसको भेजा था। वो तो भारत का खोज नहीं कर पाता है, लेकिन एक दूसरा देश का खोज कर देता है जिसका हम लोग अमेरिका बोलते हैं। अमेरिका का खोज कौन किया था? कोलंबस किया 1492 ईस्वी में। तो और वहाँ के लोग रेड इंडियन थे, तो वहाँ से भी मसाला उसको मिल जाता है। लेकिन वो जो रेड इंडियन थे वो इतना कुटीर उद्योग में महत्वपूर्ण हासिल नहीं था, उसको महत्ता हासिल नहीं था। तो वहाँ से सूती वस्त्र तो उसको नहीं आ पा रहा था। मसाला का तो पूर्ति हो गया थोड़ा बहुत, तो मसाला तो मिल जा रहा था, लेकिन सूती वस्त्र का जो लोभ था ये लोग का वो नहीं मिल पा रहा था, और सूती वस्त्र भी जरूरी था। तो फिर पुर्तगाल कोशिश करता है। पुर्तगाल में जो राजकुमार था पुर्तगाल का, प्रिंस हेनरी, वो वास्को डी गामा को बोलता है भाई तुम एक रास्ता ढूंढो भारत जाने का। यहाँ कोलंबस तो फेल हो गया है, मान ली फेल नहीं हुआ तो दूसरा देश का खोज कर चुका है, लेकिन तुमको एक नया रास्ता ढूंढो जिसे भारत ही हमको चाहिए, भारत में ही हमको पहुंचना है। तो कोलंबस निकलते यहाँ, वास्को डी गामा निकलता है यहाँ से पुर्तगाल से, और वो 1457 एक बार उससे पहले आ चुका था, फिर वापस चला जाता है। लेकिन 1400 फिर से प्रिंस हेनरी बोलता है कि नहीं, तुमको खोज के ही आना है, वापस आना नहीं है, अब तुम जाओ। तो फिर से 1497 ईस्वी में कोलंबस वास्को डी गामा निकलता है। और वास्को डी गामा जब 1497 ईस्वी में निकलता है, और यहाँ अफ्रीका का जो सबसे लास्ट पॉइंट है, इसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं दोस्त? कि इसीलिए केप ऑफ गुड होप बोलते हैं कि यहाँ आने के बाद उसको, गुड होप का मतलब होता है अच्छी आशा, अच्छी आशा। मैंने यहाँ आने के बाद उसको एक आशा जगता था कि हम भारत पहुंच सकते हैं यहाँ से, तो इसलिए इसको केप ऑफ गुड होप भी नाम दे दिया गया है। और उसके बाद केप ऑफ गुड होप आके, और यहीं पे उसको एक व्यक्ति मिल जाता है गुजरात का, जिसका नाम था अबुल माजिद। अबुल माजिद एक गुजराती व्यापारी था
वो अफ्रीका गया हुआ रहता है और वहीं पे वास्को डी गामा भी भारत खोज करने के लिए आया हुआ रहता है और दोनों को मुलाकात हो जाता है यहाँ अफ्रीका में। और उसके बाद अबुल मजीद उसको मदद कर देता है भारत आने में। तो वास्को डी गामा भारत आ जाता है और भारत के कालीकट में 20 मई 1498 को अपना कदम रखता है और उस समय कालीकट के राजा थे जैमोरिन, जो उसका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से भारत वास्को डी गामा पहुंचता है। उसको भेजा था प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी को समुद्री में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी था, इसीलिए इसको द नेविगेटर के नाम से भी जानते हैं प्रिंस हेनरी को। और उस समय जब वास्को डी गामा भारत आया था ना, तो उस समय जो उत्तर भारत में शासन चल रहा था वो लोदी वंश का शासन चल रहा था। लोदी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन करता है भारत में। दिल्ली सल्तनत का ही एक वंश था और इस वंश का स्थापना करता है बहलोल लोदी। और उसके बाद दूसरा नंबर पर राजा होता है सिकंदर लोदी और इसके बाद आएगा इब्राहिम लोदी। तो इसको हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ेगा, वहाँ पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा जरूरत है हमको कि जब वास्को डी गामा भारत में आया तो उसमें उत्तर भारत में किस वंश का शासन था, कौन राजा था? तो सिकंदर लोदी था दोस्त। इसका शासनकाल था 1489 से 1517 ईस्वी तक और इसी के बीच में 1498 पड़ रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वास्को डी गामा भारत में आया उस समय उत्तर भारत में कौन शासन कर रहा था, तो सिकंदर लोदी शासन कर रहा था। और जब बहुत सारा देश का खोज हो रहा था, समुद्र का अध्ययन किया जा रहा था, बहुत सारा जहाज पानी वाला बन रहा था, उसके द्वारा बहुत सारे व्यापारी थे इधर उधर जा रहे थे, तो उसी बीच बहुत सारा देश का भी खोज हो रहा था, नया नया देश का खोज हो रहा था। बताइए 1492 से पहले पता ही नहीं था कि अमेरिका नाम का भी कोई देश था। 1492 में पता चला था कि अमेरिका नाम का भी एक देश है, समुद्र से थोड़ा सा दूर है, समुद्र से जाना पड़ेगा, स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। इसी तरह से कैप्टन कुक नाम का एक व्यक्ति है, ब्रिटेन का था, ये ऑस्ट्रेलिया का खोज करता है। और उसके बाद एक तस्मान नाम का व्यक्ति है जिसका जन्म नीदरलैंड में हुआ था, लेकिन ये बाद में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करता था। तो ये 1642 के आसपास, 1640 के आसपास, 1642 में न्यूजीलैंड का खोज कर देता है। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, कभी कभी आप देखिएगा न्यूजीलैंड के आसपास फिजी आइलैंड है, उसका भी खोज करता है। उस सबके आसपास के इलाका को तस्मानिया भी बोल दिया जाता है। क्यों बोल दिया जाता है आप पता रखिएगा, ये क्योंकि ये तस्मान नाम का व्यक्ति ही इसको खोज किया था, इसलिए उसको कभी कभी वो पूरा इलाका को ही हम लोग तस्मानिया के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद देखिए कि यूरोपीय आ रहे थे, तो यूरोपीय सबसे पहले कौन आए, तो यूरोपीय के आगमन के क्रम देखेंगे हम लोग कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन। कहा है कि 1498 में वास्को डी गामा रास्ता क्लियर कर चुका है कि देखो एक और अल्टरनेटिव रास्ता हम ढूंढ लिए हैं, तुमको नहीं जाने देना है, इधर से मत जाने दो हमको, लेकिन हम नया रास्ता ढूंढे, भले दूर पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन जाएंगे, रास्ता तो मिल गया हमको भारत से व्यापार करने का, तो व्यापार तो अब करेंगे ही हम लोग। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा रास्ता खोजा था, सबसे पहले कौन आया भारत में? पुर्तगाल ही आया, पुर्तगाल का व्यक्ति था ये वास्को डी गामा। तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आता है और वास्को डी गामा भारत में तीन बार आता है। पहला बार तो 1498 में आता ही है, उसके बाद में यहाँ से काली मिर्च जो मसाला है वो लेके जाता है और बहुत सारा चीज़ लेके जाता है, और जो सामान लेके जाता है ना जितना में, उस पर 60 गुना मुनाफा होता है वास्को डी गामा को वहाँ जाके यूरोप में। तो जब उसको इतना ज़्यादा मुनाफा होता है तो इसको और लोभ बढ़ता है, ये और अपने साथ लोगों को लेके दोबारा आता है और उसके बाद बहुत सारे लोग को बोलता है, तो बहुत सारे लोग भी कोशिश करते हैं भारत में आने का। तो वास्को डी गामा 3 बार आया था, पहला 1498 ईस्वी में, दूसरा बार 1502 ईस्वी में आएगा, तीसरा बार 1521 ईस्वी में आएगा। और जब तीसरा बार 1521 ईस्वी में आएगा तो यही मर जाएगा, ये फिर दोबारा नहीं जा पाएगा यूरोप, पुर्तगाल ही नहीं जा पाएगा दोबारा। तो ध्यान रखिएगा वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था। उसके बाद दूसरा नंबर पर दोस्त, लगभग 100 साल तक बस पुर्तगाल अकेले व्यापार करते रहता है, खुल्लम खुल्ला यहाँ से व्यापार करता है, यूरोप सामान ले जाके बेचता है, बहुत सारा फायदा कमाता है। उसके बाद लेकिन एक और देश यूरोप भी है, तो वहाँ के भी लोग होंगे, तो आसपास के जो देश होंगे वो सोच रहा होगा पुर्तगाल कहाँ से सामान ला रहा है भाई, बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है उसको। तो डच, उसके बाद एक और देश था डच, वो भी निकला, बोला कि चलो हम भी चलते हैं, व्यापार करते हैं, क्यों ना हम ही व्यापार करे जाए, पुर्तगाल का सामान खरीदने से अच्छा है हम भी सामान बेचेंगे यूरोप में। तो ये भी 1595 ईस्वी में इसका एक व्यापारी था, व्यक्ति था, कार्नेलियस हॉटमैन, ये भी निकलता है इधर खोज में। लेकिन इसको परेशानी होता है शुरू में बहुत सारा, कहा है कि पहले से भारत में पुर्तगाल है तो उससे लड़ना पड़ेगा डच को। तो ये सबसे पहले इंडोनेशिया में जाता है, जो दक्षिण पूर्व का इलाका है इंडोनेशिया, वहाँ पे ये जाता है कार्नेलियस हॉटमैन, और उसके बाद भारत में आता है। तो 1595 ईस्वी में डच भी आता है इस साइड में, और उसके इसी रास्ते से। उसके बाद अंग्रेज जो है 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल, ये भी भारत आता है, लेकिन ये स्थल मार्ग से आता है,
ये जो इतना लंबा रास्ता है इसको पसंद नहीं आता है, बोलता है ठीक है व्यापार उपार करेंगे तो इधर से कर लेंगे। तो ये एक आदमी जाने का तो बात है भाई, तो एक आदमी जाने के लिए इतना लंबा रास्ता हम घूम के क्यों जाए, यहीं से घूस के चले जाएंगे, थोड़े हमको पकड़ लेगा ये अरब लोग। अब मान लीजिए कि यहाँ से व्यापार करके आएंगे तो बहुत सारा सामान लेके आएंगे, तो हो सकता है ये लोग हमको मना किया है इधर से नहीं आना है, तब पकड़ा जाएंगे। लेकिन अकेले खुला माने कि अकेले व्यक्ति के रूप में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो इतना रास्ता घूम के नहीं आता है। ये इंग्लैंड के अंग्रेज हैं, तो ये शुरू से ही ये लोग चालाक है। ये स्थल मार्ग से ही भारत पहुंच जाता है 1599 ईस्वी में। उसके बाद चौथा नंबर पर जो सबसे लास्ट में जो आता है फ्रांस आता है। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरोन नाम का व्यक्ति भी भारत आता है। इसको भी लोभ होता है, देखता है कि पुर्तगाल भी, डच भी, अंग्रेज भी बहुत सारा व्यापार कर रहा है इंडिया में, बहुत सारा फायदा कमा रहा है, तो क्यों ना हमको भी व्यापार किया जाए। तो ये भी एक कंपनी अपना बना के और भारत में भेज देता है व्यक्ति को, फ्रांसिस कैरोन को, कि जाओ फैक्ट्री वैक्ट्री लगा लो भारत में। तो यहाँ देख लिए हम लोग यूरोपीय के आगमन के क्रम को देख लिए। उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं कंपनी के स्थापना के क्रम। दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, इसको ध्यान दीजिएगा कहाँ अंतर है। तो यूरोपीय का आगमन का क्रम में व्यापारी आ रहा है, लेकिन जब व्यापारी आएगा, व्यापार करेगा, तो कंपनी बनाएगा। तो कंपनी कब बना, देखिए पुर्तगाल का कंपनी तो 1498 में ही बन गया था। पुर्तगाल के कंपनी का ओरिजिनल नाम था एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया नाम था। अंग्रेज अपना कंपनी 1600 ईस्वी में बना देता है। लेकिन देखिए जो डच था ना, यहाँ दूसरा नंबर पर आया था 1595 में। पुर्तगाल के बाद दूसरा नंबर पर डच आया था, लेकिन ये कंपनी बनाने में थोड़ा सा लेट कर देता है। ये अंग्रेज के बाद कंपनी बनाता है, अंग्रेज के बाद कंपनी बनाता है। ये 1602 ईस्वी में डच कंपनी बनाता है अपना, और अंग्रेज अपना कंपनी 1600 में बना लेता है। भले डच पहले आ गया था अंग्रेज से, लेकिन कंपनी अंग्रेज के बाद बनाया था अपना। तो डच का कंपनी बना 1602 ईस्वी में। इसका कंपनी का नाम था बेरिंग द ओस्ट इंडीज कंपनी। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो कंपनी बनता है, फ्रांस का कंपनी बनता है। यहाँ भी सोचता है हम लोग भी कंपनी बना लेते हैं। तो 1664 ईस्वी में कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस नाम का कंपनी बनाता है, कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस। अब यहाँ अंग्रेज का कंपनी का नाम नहीं लिखे, अंग्रेज है तो इसका कंपनी का नाम भी बहुत बड़ा होगा। इसका 1600 ईस्वी में कंपनी बनाता है। इसका कंपनी का नाम यहाँ लिख दिए हैं, द गवर्नर एवं कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। इसको शॉर्ट फॉर्म में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह से कंपनी बना दोस्त। उसके बाद जब कंपनी बन गया तो इसमें जब सबसे पहला नंबर पर एक एक करके आप सबको पढ़ेंगे हम लोग। पुर्तगाल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, पुर्तगाल में क्या कुछ घटना हुआ, उसके बाद उसको साथ युद्ध लड़के अंग्रेज, आपको पता ही है कि अंग्रेज आखिर में जीतेगा, ये सब तीनों को हरा देगा, तो अंग्रेज ही जीतेगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा पुर्तगाल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, बेसिक जानकारी ले लेते हैं क्या है। तो पुर्तगाल हम लोग को पता हो गया कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में आया था। कालीकट का राजा उसमें जैमोरिन था। प्रथम फैक्ट्री दोस्त, जब पुर्तगाल पहले बार 1498 में आता है तो उसमें फैक्ट्री उक्ट्री नहीं लगाता है, आता है सामान खरीदता है चला जाता है। और यहाँ प्रथम फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में 12 सितंबर 1500 ईस्वी को एक व्यक्ति आता है भारत में, पेड्रो अल्ब्रेज। पेड्रो अल्ब्रेज भी पुर्तगाल का ही व्यक्ति था, व्यापारी था। वो भारत आया था 1500 ईस्वी में। तो उसमें 12 सितंबर 1500 ईस्वी को कालीकट में एक फैक्ट्री का स्थापना कर देता है। इस फैक्ट्री का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ उत्पादन होगा, मशीन लगाया जाएगा, बहुत सारे मजदूर आके उत्पादन करेंगे। उत्पादन नहीं होगा दोस्त। इसका सिंपल सा मतलब था गोदाम था एक, बस गोदाम था। माने कि भारत में बहुत सारा देश, माने भारत में बहुत सारा जगह से सामान खरीदा जाएगा और सामान खरीद के गोदाम में हम लोग रखेंगे और उसको उस गोदाम में से जहाज पर लोड करके यूरोप ले जाएंगे। तो उसी को फैक्ट्री बोल देता था वो लोग। ये फैक्ट्री ओरिजिनल मायने में जो आज के समय में फैक्ट्री हम लोग देखते हैं जहाँ उत्पादन होता है, मजदूर काम करता है, उस तरह का फैक्ट्री नहीं था। तो इस तरह का एक गोदाम था। तो कालीकट में प्रथम फैक्ट्री खोलता है और उसके बाद गवर्नर बनाता है, वाइसराय। मैंने सोचता है कि एक व्यक्ति को बैठा देते हैं परमानेंट रूप से भारत में, और उसके बाद हम मैंने थोड़ा सा अपना एरिया को विस्तार करेंगे, इलाका विस्तार करेंगे, व्यापार करेंगे। तो उसमें प्रथम व्यक्ति जो था पुर्तगाल का, प्रथम गवर्नर बोल सकते हैं इसका, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या वाइसराय अल्मीडा था। इसको 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में भारत में रहता है, काम करता है। ये एक काम करता है जिसके लिए ज़्यादा फेमस है, अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू करता है भारत में, और शांत जल की नीति। दोस्त जब देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति क्यों लागू करना पड़ता है इसको, देखिए पुर्तगाल जब भारत आ रहा था, मना कौन किया था, अरब मना किया था 1453 ईस्वी में। यूरोप को और भारत के बीच का जो व्यापार था उसको कट कर दिया था कि तुमको व्यापार नहीं करने देंगे। अब भारत में देखिए मुसलमान का ही शासन चल रहा है, दिल्ली सल्तनत, और उसके बाद
ये जो अरब है, ये दोनों के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध था। ऐसा नहीं कि पहले इससे संबंध नहीं था, संबंध था, लेकिन ये लोग ये जब रास्ता बंद कर दिए हैं, चोक पॉइंट है यहाँ तुर्की, आप अभी भी मैप में देखिएगा वर्ल्ड का, तो जब ये रास्ता बंद कर दिया तो ये अरब जो है ना, अरब व्यापार करना शुरू कर देते हैं भारत से। इसको भी लोभ रहता है भारत के व्यापार पर कि भारत का व्यापार बहुत फायदेमंद है। अब भारत से अरब सामान, इससे पहले 1453 के बाद जब आक्रमण करने के बाद अरब पूरा तरीके से भारत के व्यापार पर एकाधिकार जमा लेता है और भारत से व्यापार करता है, और उसके बाद यही सामान इलीगल तरीके से भेजता है यूरोप में और बहुत फायदा कमाता है अरब। और जब अरब बहुत सारा फायदा कमाने लगता है, आप देखिएगा कि 1498 में जब बताइए कि पुर्तगाल भी आ गया भारत, रास्ता तो ढूंढ ही लिया उसको, ये सोचा था, अरब सोचा था कि ये रास्ता ढूंढ नहीं पाएगा, हम इधर से मना कर देंगे तो केवल हमारे थ्रू सामान खरीदेगा यूरोप वाले लोग, तो जब मेरे से सामान खरीदेगा तो ज्यादा महंगा हम बेचेंगे, ज्यादा फायदा कमाएंगे, अरब लोग सोच रहे थे। और अब जब नया रास्ता ढूंढ लिया पुर्तगाल, यूरोपियन जब नया रास्ता ढूंढ लेता है, तो यहाँ अरब का, जब देखिए अरब भी व्यापार यहाँ कर रहा है भारत में, अब पुर्तगाल भी आ गया है व्यापार करने, यूरोपियन भी जो पुराना व्यापार भारत से करते थे वो भी आ गए। तो अब अरब से और पुर्तगाल से कॉन्फ्लिक्ट होगा, दोनों के बीच लड़ाई होगा दोस्त। कहा कि अरब ही मना किया था उसको यहाँ से नहीं आने के लिए, अब पुर्तगाल बोलेगा कि हम तो अब नया रास्ता ढूंढ के आए, तुम्हारे रास्ते से तो हम जा नहीं रहे हैं, तुमको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, हम अब व्यापार करेंगे। अब यहाँ अरब ही व्यापार करेगा, पुर्तगाल भी व्यापार करेगा, लेकिन पुर्तगाल के पास जो नेवी है ना, नेवी बहुत मजबूत था, तो इसीलिए जो बोला जाता है जिसका जो जल सेना था बहुत मजबूत था पुर्तगाल का, मैंने बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी मजबूत था उस समय में, कंपेयर कीजिएगा आसपास के इलाका से, तो उसको नेवी मजबूत था, इसलिए जो हिंद महासागर है ना उस पर ब्लू वाटर पॉलिसी लागू कर देता है, शांत जल की नीति। अल्मीडा नाम का जो व्यक्ति है, गवर्नर बन के आया है प्रथम पुर्तगाली, वो ब्लू वाटर पॉलिसी लागू कर देता है, शांत जल की नीति। और शांत जल की नीति लागू करता है, इसमें दो सिस्टम रहता है दोस्त, फितौरिया सिस्टम, काटज पत्ती, काटज सिस्टम, फितौरिया पत्ती, काटज पत्ती। फितौरिया पत्ती क्या था कि जो कोई भी व्यापारी पुर्तगाल को छोड़कर, ये लागू तो पुर्तगाल कर रहा है, तो करेगा किस पर, ये मुख्य रूप से टारगेट कर रहा था अरब व्यापारी को, और अरब व्यापारी को टारगेट कर रहा था इस समय में। तो ये कह रहा था कि देखो फितौरिया के अंदर क्या होगा कि जब तू कोई भी जहाज लेके हिंद महासागर में आएगा, लगभग देखिएगा 1511 से 1515 ईस्वी तक पुर्तगाल, ये जो यहाँ स्टेट हॉर्मुज है, हॉर्मुज का जो जल संधि है, यहाँ जल अथी है, और यहाँ मलक्का स्टेट है, हॉर्मुज स्टेट और मलक्का स्टेट तक पूरा का पूरा कब्जा जमा लेता है पुर्तगाल 1511-1515 ईस्वी होते होते। और यहाँ पे क्या करता है कि जो भी बंदरगाह है भारत में, जो बंदरगाह होगा, कोई भी व्यापारी आएगा व्यापार करने, मान लीजिए कि अरब व्यापारी व्यापार करने भारत से आया है, तो बंदरगाह पर उसको जहाज लगाना पड़ेगा, अपना बंदरगाह पे जहाज लगाएगा, अड्डा में आड़ में जहाज लगाएगा, उसके बाद उस पर सामान लोड करेगा और उसके बाद सामान ले जाएगा। तो इसी फितौरिया सिस्टम लागू कर दिया पुर्तगाल, बोला कि जो भी इस इलाका के अंदर आएगा, भाई यहाँ हॉर्मुज से लेके यहाँ तक की कब्जा किए हुए मलक्का संधि जल स्टेट तक, हॉर्मुज स्टेट से, तो यहाँ पे अगर बंदरगाह पर अगर आपको घुसना है, बंदरगाह पर आपका जहाज खड़ी करना है, दूसरे को, पुर्तगाल के अलावा किसी और को भी व्यापार करना है भारत से, अपना जहाज को यहाँ खड़ा करना है भारत के पास, तो आपको फितौरिया पास लेना पड़ेगा। फितौरिया का मतलब होता था एंट्री फी। एंट्री फी का मतलब हुआ कि आप बंदरगाह पर रुक सकते हैं, अपना जहाज रोक सकते हैं और जहाज पर सामान ला सकते हैं। उसके बाद इतना से इसको नहीं पेट भरा समझिए पुर्तगाल को, तो बोला कि अच्छा ठीक है, एंट्री फीस तो तुम दे दिया, लेकिन जब तुम यहाँ से जहाज लेके सामान लेके अपना जहाज में जाएगा ना, भारत के बंदरगाह से जब तुम सामान लेके निकलेगा, तो ये जो बीच रास्ता है अरब सागर है, अभी अरब सागर में, बंगाल के खाड़ी में कहीं भी जगह पर अगर तुम जहाज लेके जाएगा, उसमें लूट मार हो गया, जैसे मैं आज की फिल्म देखिएगा जैक स्पैरो का जो फिल्म है पायरेसी वाला, तो अगर वो बंदूक लेके आ जाएगा पुर्तगाली सेना और बोलेगा, आपको लूट लेगा पूरा जहाज को, क्योंकि आप काटज पत्ती नहीं लिए। अगर आपको फ्री तरीके से यहाँ मूव करना है पूरा अरब सागर में, बंगाल के खाड़ी में, तो आपको काटज पत्ती के थ्रू एक पास लेना पड़ेगा पुर्तगाल से। दोस्त, ये दोनों के लिए बहुत मात्रा भारी भरकम पैसा देना पड़ता था, जिसके कारण जो दूसरा व्यापारी था वो ज्यादा बेनिफिट नहीं कमा पाता था। ज्यादातर पैसा फितौरिया में एंट्री फीस के रूप में दे देता था, काटज पत्ती था, पास रहता था, जिसके पास पास है उसको छोड़ देता था पुर्तगाली सेना, जल सेना, और जिसके पास काटज का पत्ती नहीं है वो बोलेगा फितौरिया तो हम दे के आए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तुम काटज नहीं दिया है, पास नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारा जहाज हम लूट लेंगे। तो इसीलिए फितौरिया और काटज के थ्रू बहुत सारा पैसा दूसरा व्यापारी से पुर्तगाल वसूलता था।
एक रूप से बोल दीजिए तो बोला जाए तो आम बोलचाल के भाषा में बोल सकते हैं कि हिंद महासागर में उसका गुंडागर्दी चलता था, रंगदारी टैक्स वसूलता था फितौरिया और काटज के रूप में। फितौरिया था एंट्री फीस बंदरगाह पर एंट्री करने के लिए, काटज था कि आपको फ्री तरीके से मूवमेंट करना है पूरा हिंद महासागर में, कहीं भी सामान ले जाना है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसके लिए आपको काटज पत्ती के थ्रू पैसा देना पड़ेगा। तो ये दो चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद देखिए दूसरा गवर्नर जो आता है पुर्तगाल का बनकर आता है अल्बुकर्क, 1509 ईस्वी में आता है, 1515 ईस्वी तक ये गवर्नर बनकर रहता है। इसको दोस्त वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। मुख्य रूप से ये संस्थापक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत सारा साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश करता है अल्बुकर्क भारत में। उसके बाद इसकी वास्तविक संस्थापक पुर्तगाल का बोला जाता है। और देखिए 1510 ईस्वी में जब साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश करेगा तो ये बीजापुर के शासक राजा यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लेता है, गोवा पर कब्जा कर लेता है अल्बुकर्क, और गोवा को छीन लेता है। ध्यान रखिएगा, गोवा को राजधानी बनाएगा दूसरा गवर्नर पुर्तगाल का, एक केवल गोवा पर कब्जा किया है। अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लेता है बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीनकर, और ये अपना राजधानी कोचीन में ही रखता है। कोचीन एक जगह है केरल में ही, कालीकट में पहुंचा था कौन, वास्को डी गामा। कोचीन वही है, 150 किलोमीटर का फासला है दोनों के बीच, कोचीन और कालीकट के बीच। और उसके बाद दूसरा अगला गवर्नर जो महत्वपूर्ण गवर्नर है पुर्तगाल का, नीनो डी कुन्हा, 1529 में बनता है और 1538 में। इसके बीच छोटा छोटा गवर्नर है, उसको हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में जो महत्वपूर्ण है उसी को पढ़ना है। अगर पूरा पढ़ने लग जाइएगा तो कभी सिलेबस ही नहीं खत्म होगा। तो इसलिए नीनो डी कुन्हा को देखते हैं। नीनो डी कुन्हा क्या करता है, इसको सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है कि 1530 में गोवा को राजधानी बनाता है। ये गोवा कब्जा कौन किया था, अल्बुकर्क। कब किया था, 1510 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में गोवा को राजधानी बनाता है। और इस समय से गोवा पुर्तगाल के ही कब्जा में कब तक रहता है दोस्त, 1961 ईस्वी तक रहता है। देश हम लोग का आजाद 1947 में हो जाता है, लेकिन फिर भी 1961 तक गोवा पर कब्जा किए हुए रहता है पुर्तगाल। और जब उसके बाद 1961 में हम लोग सैन्य अभियान चलाते हैं पुर्तगाल के खिलाफ, तब पुर्तगाल भागता है भारत छोड़ के। तो अगर कभी कभी सवाल पूछ देता है कि सबसे पहले भारत में आने वाला कौन यूरोपियन था, तो पुर्तगाल था। सबसे लास्ट में भारत से जाने वाला कौन यूरोपियन है, तो पुर्तगाल ही था। 1961 में भारत छोड़ के जाता है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, नीनो डी कुन्हा में लिखेंगे 1535 ईस्वी में द्वीप पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद 1534 ईस्वी में बंगाल के राजा थे, बंगाल के एक राजा थे ग्यासुद्दीन महमूद शाह, बंगाल के शासक थे ग्यासुद्दीन महमूद शाह। उससे 1534 ईस्वी में सतगांव और चटगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति ले लेता है। 1534 ईस्वी में फैक्ट्री खोलने की अनुमति कहाँ ले रहा है, धीरे धीरे ये फैक्ट्री अपना बढ़ाएगा। शुरू में तो कालीकट में आया, फैक्ट्री खोल लिया, कोचीन में भी फैक्ट्री 1503 ईस्वी के आसपास खोल लेगा। उसके बाद में 1534 में देखिए अभी फैक्ट्री बढ़ाएगा, पूरा बंगाल तक जाएगा। तब बंगाल में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति किससे ले लेता है, बंगाल के शासक ग्यासुद्दीन महमूद शाह से अनुमति ले लेता है। उसको अनुमति मिल जाता है कि तुम फैक्ट्री अपना खोल लेना। फैक्ट्री का मतलब समझिएगा गोदाम, कोई उत्पादन का काम वहाँ नहीं होगा, ना कोई वहाँ मजदूर जाके काम करेगा। और दूसरा चीज जो होगा कि अभी जब यहाँ फैक्ट्री खोल लेगा ना बंगाल में, तो एक काम करना शुरू करेगा ये सब पुर्तगाली। अब इसके बाद गवर्नर जनरल से हट के थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं, पुर्तगाली क्या क्या काम करेगा भारत में। आपको पता है जो फितौरिया सिस्टम, कागज सिस्टम आपको बताएं, एक प्रकार का रंगदारी टैक्स वसूल रहा था हिंद महासागर में, बंगाल के खाड़ी में, अरब सागर में। तो रंगदारी टैक्स वसूल रहा था, तो उसी को बोल दिया जाता है कि हुगली उसका अड्डा हुआ था। बंगाल, अगर पूछ दिया जाए कि बंगाल की खाड़ी में पुर्तगाल का कौन अड्डा था जिसको द्वारा समुद्र में लूटपाट करता था, लूटपाट ही इसको बोलेंगे। ब्लू वाटर पॉलिसी के थ्रू फितौरिया और काटज पत्ती एक प्रकार का लूटपाट ही है, रंगदारी टैक्स इसीलिए हम बोले इसको। कहा कि बताइए कोई आदमी को पास लेने के लिए बोल रहा है एंट्री फीस दो, तो बेचारा व्यापार में क्या फायदा कमा पाएगा, सारा पैसा तो पुर्तगाल उससे वसूल रहा है ये दो चीज में। तो इसी इसको लूटपाट बोलते हैं। और बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट करता था, उसका अड्डा था हुगली। हुगली एक नदी है और वहीं पे अड्डा था ये लोग का। बंगाल की खाड़ी में लूटपाट करता था और वो नदी के अंदर शहर में घुस जाता था, कलकत्ता माने पश्चिम बंगाल में घुस जाता था। और तो इसलिए अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा पुर्तगालियों का क्या था, तो हुगली था। और 1612 ईस्वी में एक घटना हो जाता है। आपको पता है अंग्रेज सबको एक एक करके हराएगा। पुर्तगाल भी ज़्यादा दिन टिका नहीं, अच्छा खासा रह गया, समय 100 साल तो रह गया है लोग। लेकिन 1612 ईस्वी में एक घटना हो जाता है, स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध क्यों होता है, इसके पीछे कहानी है, मैं बताऊंगा आपको जब अंग्रेज पढ़ाएंगे ना। तो अंग्रेज जब अपना फैक्ट्री खोलने की कोशिश करता है सूरत में, तब
बहुत चाल चलता है पुर्तगाल, उसको फैक्ट्री नहीं खोलने के देने की कोशिश करता है, सोचता है नहीं खोलने देंगे, तो इसीलिए स्वाली का युद्ध हो जाता है। वही फैक्ट्री नहीं खोलने देता है अंग्रेज को, इसी चलते तो अंग्रेज को गुस्सा आ जाता है। अंग्रेज का उस समय एक सेनापति रहता है थॉमस बेस्ट, अंग्रेज का सेनापति रहता है थॉमस बेस्ट। स्वाली में युद्ध लड़ लेता है पुर्तगाल से और पुर्तगाल को हरा देता है स्वाली का युद्ध में। स्वाली एक जगह है सूरत में, कहा कि सूरत में ही फैक्ट्री खोलने के लिए लड़ाई होगा, जब अंग्रेज को पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो 1612 ईस्वी में इतना बुरी तरीके से हराता है पुर्तगाल को कि केवल और केवल सीमित रह जाता है, केवल 2-3 इलाका तक इसको सीमित कर देता है। सब जगह से इसको वापस करता है, तुम निकलो व्यापार करना बंद करो, तुम बहुत ज्यादा यहाँ व्यापार कर लिया, तो इसको सीमित कर देता है पुर्तगाल को दीव, दमन और गोवा में। जो दमन 1559 ईस्वी में दमन पर कब्जा किया था उसमें सीमित कर देता है, बोलता है दीव, दमन और गोवा ये 3 जगह तुम सीमित रहो। और ये 3 जगह पर शासन आपको पता है कि देश की आजादी के बाद तक ही करते रहता है। और उसके बाद कुछ जान लेते हैं मुख्य बात पुर्तगाल के बारे में। प्रिंटिंग प्रेस का जनक बोला जाता है इसको, पुर्तगाल को। सबसे पहला अगर पुस्तक कोई छपाई का छापखाना खोला था तो पुर्तगाल ही खोला जाता था। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए प्रिंटिंग प्रेस का जनक किसको बोला जाता है, 4 गो ऑप्शन दिया जाए, उसमें पुर्तगाल भी रहे तो पुर्तगाल आंसर मारिएगा। और इसका कुछ प्रमुख योगदान है दोस्त। भारत में आया तो बहुत कुछ लेके आया था। मान ली कि भारत में बहुत सारा चीज, जिसमें आज टमाटर खाते हैं हम लोग, तो टमाटर का किसका देन है? पुर्तगाल का ही देन है। टमाटर हम लोग के यहाँ नहीं होता था तो टमाटर लेके आया भारत में। आलू लेके आया, आलू का खेती इससे पहले नहीं होता था हम लोग के यहाँ, तो टमाटर, आलू, तंबाकू का भी नशा का भी जो था, गन्ना का खेती के लिए, लाल मिर्च, अनानस। अनानस एक भूमध्य सागरीय फल है, मेडिटेरेनियन सी का फ्रूट है। मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट हम लोग पढ़ेंगे जब ज्योग्राफी भूगोल पढ़ेंगे ना, तो उसमें मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट पर जब पढ़ेंगे, जलवायु पढ़ेंगे, तो मेडिटेरेनियन टाइप जो जलवायु है वहाँ पे सिट्रस फ्रूट जो जिसमें विटामिन सी का मात्रा ज़्यादा होता है, उस तरह का फल का उत्पादन के लिए वो जो जलवायु है, भूमध्य सागर का जो जलवायु है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए अनानस भी लेके आया था, बहुत सारा जो मेडिटेरेनियन फ्रूट्स था तो वो भी लेके आया था। तो इस तरह से योगदान इसका याद रखिएगा, टमाटर, आलू, तंबाकू, गन्ना, लाल मिर्च, अनानस। अब उसके बाद देखिए, जब पुर्तगाल के बारे में हम लोग देख लिए, पुर्तगाल का मुख्य बात भी देख लिए, और उसके बाद अंग्रेज किस युद्ध में हरा दिया? स्वाली का युद्ध में हरा दिया। तब थोड़ा सा डच के बारे में भी देख लेते हैं। डच देखिए 1595-96 में आपको बताया कि कार्नेलियस हॉटमैन नाम के व्यक्ति के नेतृत्व में वो सबसे पहले इंडोनेशिया में आता है। इंडोनेशिया एक जगह है कहाँ? दक्षिण पूर्व एशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया जो अभी जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया भी आप जानते हैं। इंडोनेशिया आज के समय में मुसलमान आबादी वाला दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। सबसे बड़ा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या मुसलमान का भारत में ही है, इंडोनेशिया में ही है, यही सब देश में है। तो इस तरह से इंडोनेशिया में आता है। और पहली फैक्ट्री उसके बाद जब इंडोनेशिया में आ जाता है 1595-96 में, कार्नेलियस हॉटमैन, तो उसको लगता है कि चलो हम फैक्ट्री तो अपना इंडोनेशिया में खोल लिए हैं। तो आप देखिए कि भारत का मैप ये है और उसके बाद में इंडोनेशिया यहाँ है, इसी आसपास में इंडोनेशिया है। तो जब यहाँ इंडोनेशिया है तो यहाँ तो आ चुका है, तो यहाँ से ये सोचता है कि हम अपना व्यापार क्यों ना भारत में ही भी करें। तो ये अपना पहला फैक्ट्री भारत में खोलता है दोस्त। तो पहला फैक्ट्री कहाँ खोलता है डच? अपना 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोलता है। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में एक जगह है जहाँ डच अपना प्रथम फैक्ट्री खोलता है। ये भी फैक्ट्री का मतलब गोदामें समझिए, गोदाम खोलता है लोग आके, कहा कि सामान खरीदेगा भारत से, आसपास के इलाका से सामान खरीदेगा, गोदाम में रखेगा, उसको फिर यूरोप बेच के मुनाफा कमाएगा। तो इसी तरह से पहला फैक्ट्री डच का 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला जाता है। और इसका बहुत सारा प्रमुख फैक्ट्री है, जैसे में देखिए सूरत में भी 1616 ईस्वी में फैक्ट्री खोलता है डच। उसके बाद में कोच्चि में भी फैक्ट्री खोलता है व्यापार करने के लिए, इसको व्यापार करना है तो सब जगह फैक्ट्री खोलेगा। और नागपट्टनम एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ फैक्ट्री खोलता है। करैकल भी तमिलनाडु में एक जगह है, वहाँ फैक्ट्री खोलता है। चिंसुरा पश्चिम बंगाल में एक शहर है दोस्त, वहाँ पे भी फैक्ट्री खोलता है। पटना में भी फैक्ट्री खोलता है। पटना में फैक्ट्री खोलता है 1632 ईस्वी में। पटना में जो फैक्ट्री खोलता है वो फैक्ट्री आज वर्तमान समय में पटना कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध है। आप जानते हैं जहाँ आज पटना कॉलेज है, वहीं वो जो पटना कॉलेज है ना, वो डच का ये एक जमाना में फैक्ट्री था, गोदाम था, जो पटना कॉलेज आज का वर्तमान में है। तो 1632 ईस्वी वाला जो पटना में फैक्ट्री था वही आज वर्तमान में पटना कॉलेज है। और पटना में क्या व्यापार करते थे लोग? पटना में बिहार से क्या व्यापार करते थे? मुख्य रूप से बीपीएससी के जो एग्जाम देते हैं वो ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से बिहार से सोरा और अफीम का व्यापार होता था। बिहार से जो यूरोपियन थे, बहुत सारे यूरोपियन बिहार से जो व्यापार करते थे, सोरा और अफीम का व्यापार ज्यादातर करते थे बिहार से। तो इस सोरा और अफीम के लिए पटना में फैक्ट्री खोला था। सोरा और अफीम ले जाएगा यहाँ से, नशीला चीज था। और उसके बाद भरूच है जो गुजरात में है, गुजरात में एक फैक्ट्री खोलता है, आगरा में फैक्ट्री खोलता है, अहमदाबाद में फैक्ट्री खोलता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन दे देगा कि कहाँ कहाँ डच फैक्ट्री अपना खोला था,
और 4 में ऑप्शन रहेगा, एक ऐसा ऑप्शन रहेगा कि नहीं रहेगा, और आपको बोलेगा कि इसमें से कौन कौन जगह पर फैक्ट्री खुला था। तो आपको ये इतना नाम लिख दिए हैं, आपको आसान हो जाएगा सिलेक्ट करने में आंसर को। और उसके बाद 1759 ईस्वी में, ये भी अच्छा खासा समय तक व्यापार करेगा, लेकिन 1759 ईस्वी में आपको पता है कि जब अंग्रेज को सवार हो जाता है, भूत सवार हो जाता है साम्राज्यवाद का, तो वो किसी को देखना नहीं चाहता है भारत में। वो सिंपल सोचता है कि केवल हम रहेंगे भारत में। तो 1759 ईस्वी में बेदारा नाम के जगह पर युद्ध हो जाता है। बेदारा का युद्ध अंग्रेज और डच के बीच हो जाता है। डच का हार हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई भी युद्ध लड़ेगा अंग्रेज के साथ, हार डच का ही होगा, क्योंकि आपको पता है अंग्रेज भी अंतिम में शासन करेगा, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। तब बेदारा का युद्ध होता है, महत्वपूर्ण युद्ध है, याद रखिएगा। 1759 ईस्वी में डच और अंग्रेज के बीच हुआ था, डच की हार हो जाता है। और फिर उसके बाद में इसको निकाल दिया जाता है भारत से। बोलता है भाई तुम ये सब अपना फैक्ट्री बंद करो और चलो तुम इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा में जहां आया था वहीं पे रह जाओ। तो इस तरह से हम लोग आज देख लिए पुर्तगाल और डच को, और अगले क्लास में हम लोग अंग्रेज और फ्रांस को देखेंगे इसी तरह से। ठीक है, थैंक यू दोस्त।